दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। इससे पहले अपने बटनेर दुर्ग को पढ़ चुके हैं और आज जो नोट्स हैं वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के हैं। आपके जो बहुत से डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा शानदार नोट्स के साथ आपको समझाया गया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसका निर्माण है दोस्तों वो 7वीं शताब्दी में हुआ था। किसके द्वारा करवाया गया था? चित्रांग मौर्य के द्वारा जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसका निर्माण करवाया गया था। कब हुआ था? 7वीं शताब्दी में, और चित्रांग मौर्य के द्वारा करवाया गया था। जो चित्रांग मौर्य हैं दोस्तों, ये मौर्य वंश के राजा बृहद्रथ का पुत्र था। किसका पुत्र था? बृहद्रथ का पुत्र था। इसका जो पुनः निर्माण है दोस्तों वो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। 15वीं शताब्दी में यह जो पुनः निर्माण महाराणा कुंभा ने इसका करवाया था। दोस्तों यह जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये मैसा के पठार पर स्थित है। कहाँ स्थित है? मैसा के पठार पर स्थित है, जहां इसकी जो ऊंचाई है वो कुल कितनी है? 609 मीटर ऊंचाई पर यह दुर्ग बना हुआ है। राजस्थान में दोस्तों जो पठार है उनमें से जो मैसा का पठार है ये चौथे नंबर का पठार है जिसकी सर्वाधिक ऊंचाई है। सबसे ऊंचा जो पठार है कौन सा है दोस्तों? उड़िया पठार है। इसकी जो ऊंचाई है वो 1360 मीटर है और ये सिरोही जिले में स्थित है, जो उड़िया पठार है। अगला जो दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा पठार है कौन सा है? आबू पठार है। ये भी सिरोही में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर है। अगला जो पठार है अपना बोराट का पठार है। ये पठार उदयपुर और राजसमंद के अंदर स्थित है और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 1225 मीटर है। अब बात करते हैं अपने मैसा के पठार की। यह जो पठार है दोस्तों कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, और इसकी जो औसत ऊंचाई कितनी है? 620 मीटर इसकी जो एवरेज हाइट है वो देखने को मिलती है। परंतु जो दुर्ग बना हुआ है वो 609 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है। आगे है दोस्तों जो इस किले को अन्य नामों से जाना जाता है वो अपने देखते हैं। इसे राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार। इसे मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को मालवा का जो प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसे दुर्गाधिराज के नाम से भी जाना जाता है। आगे है, इसे राजस्थान के किलों का सिरमौर भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो किला है बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर और सुरक्षित किलों में से एक था, तो इसे राजस्थान के किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़िया है। ये भी इसके संबंधित एक कहावत है दोस्तों कि जो गढ़ है वो तो चित्तौड़गढ़ ही है, बाकी तो क्या है? गढ़े हुए हैं। ऐसा भी इसके बारे में कहा जाता है। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है और वीरों का तीर्थ भी चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। राजस्थान का गौरव भी किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। अब दोस्तों आप याद रखिएगा, ये जो इसके सभी नाम हैं, उपनाम हैं, ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा गया है और गौरव से संबंधित भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान का जो गौरव है वो किसे कहते हैं। अंतिम है दोस्तों अपना चित्रकूटगढ़ या चित्रकोट के नाम से भी इसे जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अपने कि यह जो किला है इसमें 7 प्रवेश द्वार हैं। कितने हैं? 7 प्रवेश द्वार हैं जिनका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इन 7 का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। 1433 से 68 ईस्वी के मध्य यह जो द्वार है इनका निर्माण कुंभा जी के द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग का दोस्तों जो पहला प्रवेश द्वार है उसका नाम है पाडनपोल। क्या है? पाडनपोल पहला प्रवेश द्वार है। दूसरा है दोस्तों भैरव पोल। तीसरा है दोस्तों हनुमान पोल। ये 3 हो गए कौन कौन से आपके? पाडनपोल, भैरव पोल और हनुमान पोल। अगला है दोस्तों अपना गणेश पोल जो चौथा प्रवेश द्वार है, और 5वां जो प्रवेश द्वार है वो है जोडन पोल। छठा प्रवेश द्वार है वो है लक्ष्मण पोल, और अंतिम जो 7वां प्रवेश द्वार है दोस्तों वो कौन सा है? राम पोल। कौन सा है? राम पोल। तो इन्हें आप सीरीज से याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि पहला प्रवेश द्वार कौन सा है, अंतिम कौन सा है, या आप इसे व्यवस्थित करें आरोही क्रम में, तो आप इनको
अपनी कोई ट्रिक बना लीजिए या इसे 2 या 3 बार कम से कम पढ़ते रहें और रिवीजन भी करें ताकि आपको जो परीक्षा में ये है याद रहे। पाटनपोल जो अपना द्वार है दोस्तों, ये बाघ सिंह रावत का स्मारक है। किसका? बाघ सिंह रावत का स्मारक है, जो चित्तौड़गढ़ किले का प्रथम प्रवेश द्वार है। भैरवपोल है दोस्तों, यह देसूरी के भैरोदास सोलंकी के नाम पर रखा गया या बनाया गया द्वार था, जो क्या है 1535 ईस्वी में युद्ध में मारे गए थे। उनके नाम पर इस जो द्वार है, जो दूसरा द्वार है ये वाला, इसका नाम रखा गया था। तीसरा जो हनुमान पोल है दोस्तों, ये भैरवपोल और हनुमान पोल, भैरवपोल और हनुमान पोल, इनके मध्य में दोस्तों, जो इनका मध्य है, बीच में क्या है दोस्तों, जयमल राठौड़ व कल्लाजी राठौड़ की छतरियां स्थित है। इनके बारे में अपने आगे इस वीडियो में बात भी करेंगे क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते हैं। सातवां अपना जो अंतिम है दोस्तों, इससे संबंधित भी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये चित्तौड़गढ़ किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। इस अंतिम दरवाजे के सामने पत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। तो पत्ता सिसोदिया का जो स्मारक है वो कहाँ बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जो रामपोल द्वार है उसके सामने बना हुआ है। दोस्तों जो पत्ता सिसोदिया जी हैं, इनको 1568 में अकबर के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था, ये साका कौन सा था दोस्तों? अगर आपको याद है तो कमेंट करें। बाकी 3 जो साके थे उनके बारे में अपने आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अगर आपको अभी पता है तो आप जरूर कमेंट करें कि 1568 में कौन सा साका हुआ था। पागल हाथी ने क्या इन्हें सूंड से उठाकर जब पटका था तो इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट था, आप याद रखिएगा। सूरजपोल किले का पूर्वी दिशा में स्थित एक प्रवेश द्वार है। इसमें दोस्तों नाम नहीं आया है। जो मुख्य या मेन दरवाजे हैं वो केवल ये 7 दरवाजे ही है, इसलिए मैंने इसको आपको अलग से बता दिया। त्रिपोलिया दरवाजा किले के अंदरूनी भाग में स्थित एक अन्य दरवाजा है। दोस्तों अगर आपको हमारे यहाँ कलर्ड PDF नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8619845353 पर, या जो GK से जॉब तक की हमारी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आपको ये PDF नोट्स मिल जाएंगे। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो सबसे बड़ा दुर्ग है वो क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी लंबाई 8 किलोमीटर और चौड़ाई इसकी 2 किलोमीटर है। सबसे बड़ा दुर्ग है दोस्तों, कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। दूसरा दोस्तों, यह जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये राजस्थान का दूसरा प्राचीन दुर्ग है। प्रथम प्राचीन दुर्ग कौन सा है दोस्तों? बटनेर दुर्ग है, जो कब बना था? 285 और कहीं कहीं अपने को देखने को मिलता है 295 ईस्वी में। दूसरा जो प्राचीन दुर्ग है वो कौन सा था? अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। आकार दोस्तों इसका व्हेल मछली के समान चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आकार बना हुआ है। राजस्थान का अगर सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहें, जिसमें क्या है लोग निवास करते हैं दोस्तों, तो कौन सा होगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग होगा। इस दुर्ग के अंदर दोस्तों खेती भी की जाती है, क्योंकि इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो आप देख सकते हैं कितनी है, 8 किलोमीटर और 2 किलोमीटर। इस कारण इसमें लोग क्या है, खेती भी करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग दोस्तों गंभीरी नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में ये पूछा जा चुका है कि कौन सी 2 नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो याद रखिएगा, गंभीरी नदी और बेड़ेच नदी के संगम पर क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। जहां इनका संगम होता है उसके नजदीक ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। कहाँ स्थित है? मेसा के पठार पर स्थित है। ऊंचाई कितनी है इसकी? कितनी है ऊंचाई? 609 मीटर इसकी ऊंचाई है। दोस्तों जो गंभीरी नदी है ये करौली जिले में अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। थोड़ा सा आप इसे याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न। ये कहाँ से निकलती है? करौली जिले में अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। राजस्थान व उत्तर प्रदेश की जो सीमा का निर्धारण या सीमा के सहारे सहारे यह नदी चलती है और अंत में जो अपना जल है वो यमुना नदी में जाकर मिला देती है। दूसरा दोस्तों, इस नदी के बारे में जो कालिदास जी हैं, इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूतम में इस नदी के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया है, जहां इसे इन्होंने
गंभीरा नाम दिया है। अगली जो नदी थी अपनी कौन सी थी? बेड़ेच नदी थी। बेड़ेच नदी का उद्गम कहाँ होता है? गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर। गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर में बेड़ेच नदी का उद्गम होता है और यह भीलवाड़ा जिले के बिगोद गांव के पास बनास नदी में मिल जाती है। बेड़ेच किसकी सहायक नदी हुई दोस्तों? बनास नदी की। गंभीरी किसकी सहायक नदी हुई दोस्तों? यमुना नदी की। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप याद रखिएगा। दोस्तों एक चीज मैं आपको और कहूंगा कि आप जो राजस्थान का मानचित्र है उसे अच्छे से दोस्तों रट लीजिए। कम से कम उसको वीक में एक बार आप जरूर भरा करें ताकि आपको इसमें कोई त्रुटि ना लगे, गलती ना हो आपसे। आपके बहुत से प्रश्न मानचित्र में क्लियर हो जाएंगे। मेरी ये बात मान के आप एक बार जरूर ट्राई करें, मानचित्र को भरना अच्छे से सीख लीजिए। चलिए आगे है कि यह जो दुर्ग है, कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है दोस्तों, ये दिल्ली, मालवा व गुजरात जाने का जो मार्ग था, जो रास्ता था, उस पर यह दुर्ग स्थित था। बटनेर दुर्ग कहाँ स्थित था दोस्तों? दिल्ली से मुल्तान मार्ग। मैं बटनेर के बारे में थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहा हूं कि जो लास्ट वीडियो अपलोड हुई है अपनी, वो बटनेर दुर्ग की अपलोड हुई है ताकि आपको चीजें एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे है कि इस दुर्ग पर जो पहला हमला हुआ था वो 8वीं शताब्दी में हुआ था। कौन सी शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में हुआ था। रावल खुमाण सिंह के समय में, रावल खुमाण सिंह के समय में हुआ था। और अफगानिस्तान के जो मामू थे, जो मामू शासक था अफगानिस्तान का, उसने इस पर पहला हमला किया था। बप्पा रावल दोस्तों, बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मोरी को हराकर इस दुर्ग पर अपना अधिकार किया था। किसको हराकर? मान मोरी को हराकर 734 में जो बप्पा रावल हैं, इन्होंने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था। इनका जो मूल नाम है दोस्तों वो कालभोज है। कालभोज इनका मूल नाम है, परंतु जो बप्पा रावल है इनका नाम जो लोगों के द्वारा नाम दिया गया था इनको, क्योंकि जो बप्पा का अर्थ है दोस्तों क्या होता है? पिता। तो इनका जो समान है दोस्तों उसमें इन्हें क्या बप्पा रावल कहा जाने लगा था। मेवाड़ के एक महान योद्धा और राजा थे जो बप्पा रावल जी थे। इन्होंने क्या है? गुहिल राजपूत राजवंश की स्थापना की थी। ऐसा माना जाता है कि जो गुहिल राजपूत राजवंश के संस्थापक है वो कौन है? बप्पा रावल जी हैं। चलिए आगे है, वृद्धावस्था में दोस्तों इन्होंने अपने पुत्र खुमाण सिंह को यह राज्य सौंप दिया और संन्यास ले लिया और उदयपुर के पास कैलाशपुरी में स्थित एकलिंग जी के मंदिर के पास इनकी समाधि बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? कैलाशपुरी उदयपुर में इनकी समाधि बनी हुई है, एकलिंग जी के मंदिर के पास। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 9वीं शताब्दी में प्रतिहारों का अधिकार हो गया। याद रखिएगा, मालवा शासक जो परमार राजा मुंज हैं, इन्होंने क्या है? गुहिलों से ये दुर्ग छीन लिया था। इसके बाद पहले किनका अधिकार था? प्रतिहारों का। बाद में जो गुहिल थे इनका अधिकार हो गया, परंतु जो परमार राजा थे मुंज जी, इन्होंने क्या है इस दुर्ग को छीन लिया था। उसके बाद दोस्तों 10वीं 11वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पुनः परमारों का अधिकार हो गया, या ये 10वीं 11वीं शताब्दी में इनके अधीन रहता है दुर्ग। आगे है दोस्तों कि 1133 ईस्वी में अपने कहाँ आ गए दोस्तों? 1133 ईस्वी में गुजरात के राजा जय सिंह, जिन्हें सिद्धराज कहा जाता था, इन्होंने यशोवर्मन से जीतकर सोलंकियों के अधिकार में यह दुर्ग कर लिया। किससे जीता था? यशोवर्मन से। किसने जीता था? राजा जय सिंह ने, जिसे सिद्धराज के नाम से भी जाना जाता है। 1174 ईस्वी में दोस्तों जो राजा सामंत सिंह हैं, इन्होंने अजयपाल को हराकर पुनः गुहिलों के अधिकार में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कर लिया था। नागदा को इल्तुतमिश के द्वारा विनाश किए जाने के बाद जेतर सिंह ने चित्तौड़ को पहली बार राजधानी बनाया था। 1303 ईस्वी में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में आने के बाद इस दुर्ग का जो नाम है क्या रखा गया? खिजराबाद। खिजराबाद
अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का नाम था। 1303 में कौन सा साका हुआ था? अगर आपको याद है तो कमेंट जरूर कीजिए। आगे बाकी अपने साकों के बारे में बात करेंगे। 1326 में दोस्तों राणा हमीर ने अधिकार कर सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ किया था। मार्च 1535 ईस्वी में चित्तौड़ के दूसरे साके के बाद यह दुर्ग बहादुर शाह के अधिकार में आ गया था। किसके अधिकार में? बहादुर शाह के अधिकार में। कब? 1535 को। मार्च 1536 ईस्वी में मेवाड़ी सरदारों की सहायता से पुनः विक्रमादित्य के अधिकार में चित्तौड़गढ़ दुर्ग चला जाता है। 1536 से 1540 ईस्वी के मध्य जो चित्तौड़ का किला है ये दासी पुत्र बनवीर के अधिकार में रहा था। 1540 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने इसे बनवीर से छीन लिया था। उसके बाद 1544 ईस्वी में शेर शाह सूरी का जो आक्रमण होता है तब उदय सिंह ने चित्तौड़ जो किले की चाबियां हैं वो शेर शाह सूरी को सौंप दी थी। दोस्तों हमारी एप्लीकेशन से आप पीडीएफ नोट्स एक बार जरूर चेक कीजिएगा। उनके आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। 1567 से 68 ईस्वी के मध्य दोस्तों चित्तौड़ के तीसरे साके के बाद अकबर का अधिकार इस दुर्ग पर रहता है। 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ संधि के तहत जहांगीर ने चित्तौड़ का किला महाराणा अमर सिंह प्रथम को सौंप दिया था। कौन सी संधि के बाद? मुगल मेवाड़ संधि के बाद। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था। रथ मार्ग, 7 प्रवेश द्वार, विजय स्तंभ, कुंभा श्याम मंदिर, कुंभा महल, श्रृंगार चंवरी का जो निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। चित्तौड़ दुर्ग के विस्तार एवं परिवर्धन का जो श्रेय है वो किसे जाता है? महाराणा कुंभा को जाता है। इसलिए चित्तौड़ दुर्ग का जो आधुनिक निर्माता है वो महाराणा कुंभा को ही माना जाता है। अब दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले के जो प्रमुख महल हैं उनके बारे में अपने देखते हैं। सबसे पहले है कुंभा के महल। इनका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। यहाँ स्थित कंवरपदा में ही सांगा के पुत्र उदय सिंह का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? जो कुंभा के महल थे उनके अंदर जो एक कंवरपदा बना हुआ है उसमें किसका जन्म हुआ था? सांगा के पुत्र उदय सिंह का जन्म हुआ था। पन्ना दाए द्वारा उदय सिंह की रक्षा व चंदन के बलिदान की जो घटना है वो भी कहाँ हुई थी? इसी कंवरपदा में या इसी कुंभा महल के अंदर हुई थी। कंवरपदा के महल सांगा ने मीरा के लिए बनवाए थे। ये कुंभा के महल का ही एक भाग है, यानी कि जो कुंभा महल है इनका ही एक पार्ट क्या है? कंवरपदा है। रानी पद्मिनी महल दोस्तों, रानी पद्मिनी आपने सभी ने फिल्म देखी होगी तो अच्छे से आप याद रखिएगा। जो रानी पद्मिनी का संबंध है वो किससे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग से है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है वो क्या है? रानी पद्मिनी महल है। यह महल पद्मिनी तालाब के पास या इसके उत्तरी तट पर बना हुआ है। पद्मिनी तालाब के मध्य एक 3 मंजिला जल महल भी बना हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है रतन सिंह पैलेस। महाराणा रतन सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित है यह जो रतन सिंह पैलेस है। इसके पास ही दोस्तों रत्नेश्वर तालाब व रत्नेश्वर महादेव मंदिर भी बना हुआ है। आगे महल कौन सा है? फतेह प्रकाश महल। महाराणा फतेह सिंह द्वारा यह महल निर्मित है। चित्तौड़गढ़ किले का जो नवीनतम भवन है वो फतेह प्रकाश महल है। वर्तमान में इसी में राजकीय म्यूजियम संचालित किया जा रहा है। गोरा बादल महल पद्मिनी महल के दक्षिणी पूर्व में स्थित है। जो पद्मिनी महल है दोस्तों इसके दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसमें 2 गुंबदाकार इमारतें हैं। 2 गुंबदाकार इमारतें हैं। किसकी हैं? गोरा और बादल की। 9 कोठा मकान या नवलखा भंडार
यह बनवीर द्वारा निर्मित एक अधूरा लघु दुर्ग है जो कुंभा महल के सामने बना हुआ है। इसका निर्माण अधूरा रह गया था। इसे बनवीर की दीवार भी कहा जाता है। हिंगलू अहाड़ा के महल। हिंगलू अहाड़ा है जो वो डूंगरपुर का अहाड़ा सरदार था दोस्तों, जो इन महलों में रहता था। ये भी कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। जयमल की हवेली, इसका निर्माण उदय सिंह के काल में हुआ था। अब परीक्षा में दोस्तों ऐसे ही पूछता है कि जयमल की हवेली कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, बटनेर दुर्ग में, तो आप इसे ध्यान से समझते जाएं दोस्तों। भामाशाह हवेली दुर्ग में तोपखाने के पास स्थित है, जो समय के प्रभाव से क्षतिग्रस्त हो गई है। लखेटा बारी। लखेटा बारी दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रत्नेश्वर कुंड से थोड़ी दूरी पर एक पहाड़ी के पूर्वी किनारे के समीप लखेटा बारी। बारी का अर्थ दोस्तों अपने जैसे बार बोल देते हैं, बार का मतलब द्वार बोल देते हैं। यहाँ जो द्वार है उससे संबंध है बारी का, यानी कि लखेटा द्वार कह सकते हैं अपने को। ये क्या है? एक छोटा सा दरवाजा है जिससे क्या है, इस दुर्ग के नीचे जाया जा सकता है। कहा जाता है कि इसी द्वार के पास अकबर की गोली से जो जयमल जी हैं वो क्या है, लंगड़े हो गए थे। अब दोस्तों आगे है मंदिर जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। पहला जो मंदिर है दोस्तों कालिका माता का मंदिर है। कौन सा है? कालिका माता का। इसका जो निर्माण है वो 7वीं शताब्दी में हुआ था। राजा मानभंग ने इसका निर्माण करवाया था। इस जो मंदिर की शैली है वो प्रतिहार कालीन शैली है। कालिका माता के जो मंदिर की शैली है वो कौन सी है? प्रतिहार कालीन शैली है। यह मूलतः सूर्य मंदिर था। कौन सा मंदिर था? सूर्य मंदिर था। अगला मंदिर है तुलजा भवानी मंदिर। इसका निर्माण बनवीर ने अपने तुलादान के धन से करवाया था। तुलादान के धन से तुलजा मंदिर का निर्माण करवाया था बनवीर ने। अगला मंदिर है समिदेश्वर मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। जो समिदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण राजा भोज ने 10वीं शताब्दी में करवाया था और नागर शैली के अंतर्गत इस जो मंदिर का निर्माण है वो हुआ था। त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है और मोक्कल जी का मंदिर भी जो समिदेश्वर मंदिर है इसको कहा जाता है। इसका जो पुनः निर्माण है दोस्तों वो महाराणा मोक्कल ने करवाया था। कब करवाया था? 1428 ईस्वी में। इसमें शिव की त्रिमुख मूर्ति स्थापित है और इस मंदिर में 1150 ईस्वी का कुमारपाल का जो शिलालेख है वो भी लगा हुआ है। अगला मंदिर है कुंभ श्याम मंदिर। यह मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, परंतु जो शैली है इस मंदिर के निर्माण की वो प्रतिहार कालीन शैली है। इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार था वो 1449 में महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। मूलतः यह जो मंदिर है वो शिव मंदिर था, बाद में वैष्णव मंदिर बना दिया गया। इस मंदिर को दोस्तों मलेच्छों के द्वारा भी नष्ट किया गया था। अगला मंदिर है दोस्तों मीराबाई का मंदिर। मीराबाई का जो मंदिर है वो महाराणा सांगा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? महाराणा सांगा ने। यह मंदिर कुंभ श्याम मंदिर के पास ही बना हुआ है। महाराणा सांगा ने अपनी पुत्र वधू मीरा, जो इनकी पुत्र वधू थी, उनकी भक्ति को देखकर एक मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी मंदिर के सामने दोस्तों रैदास जी की 4 खंभों की छतरी बनी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रैदास जी की 4 खंभों की छतरी कहाँ बनी हुई है? मीराबाई जी का जो मंदिर है वहां पर बनी हुई है। श्रृंगार चंवरी का मंदिर, इसका जो निर्माण है दोस्तों कुंभा जी के जो कोषाध्यक्ष थे बेलका, इनके द्वारा करवाया गया था। मूलतः यह शांतिनाथ का जैन मंदिर था। इस मंदिर में कुंभा की पुत्री रामाबाई के विवाह की चंवरी बनी हुई है। चंवरी दोस्तों मंडप को कहते हैं, वो इस मंदिर में बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दोस्तों जो अन्य मंदिर हैं इनके सिर्फ नाम आपको याद रखने हैं ताकि परीक्षा में अगर पूछे
तो अपने को कम से कम इनके इतनी सी जानकारी तो होनी ही चाहिए। बाकी निर्माण किसने करवाया, कब हुआ, ये इनसे संबंधित इम्पोर्टेंट नहीं है। सतबीस देवरी का मंदिर ये भी कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। नीलकंठ महादेव मंदिर, अगला है दोस्तों अपना बाण माता का मंदिर, और अन्नपूर्णा मंदिर और रत्नेश्वर मंदिर। ये जो 5 मंदिर हैं ये भी कहाँ स्थित हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित हैं दोस्तों। अब आगे है दोस्तों विजय स्तंभ, किसके द्वारा बनाया गया था, महाराणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ बनवाया गया था। 1440 ईस्वी से लेकर 1448 ईस्वी तक 8 वर्ष में यह बनकर तैयार हुआ था जो विजय स्तंभ है। यह विजय स्तंभ सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी में, मालवा शासक महमूद जो खिलजी थे प्रथम, इनको महाराणा कुंभा ने हराया था, इसलिए क्या है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी में, निर्माण शुरू हुआ था 3 साल बाद। ये जो आप वर्ष है याद रखिएगा, कब 1440 में शुरू हुआ था, युद्ध कब हुआ था 1437 में। इसकी जो ऊंचाई है 122 फीट है दोस्तों। 9 मंजिला यह बना हुआ है विजय स्तंभ। इसमें कुल 157 सीढ़ियां हैं और जो कुल खर्च है इस पर 30 लाख रुपए 1437 में आया था दोस्तों, यानी कि आज के अरबों रुपए लगे हुए हैं। आगे है दोस्तों कि यह राजस्थान की प्रथम इमारत है। जो विजय स्तंभ है ये राजस्थान की प्रथम इमारत है जिसका डाक टिकट जारी किया गया था। कब किया गया था, 15 अगस्त 1949 को। 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ से संबंधित डाक टिकट जारी किया गया था। राजस्थान की पहली इमारत है दोस्तों ये। यह स्तंभ कुंभा की कीर्ति के बारे में बताता है, इसलिए इसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। इसके जो उपनाम हैं, हिंदू देवी देवताओं का म्यूजियम भी कहा जाता है। गोपीनाथ शर्मा ने इसे लोक जीवन का रंगमंच कहा है, और जो डॉक्टर गोटेज हैं इन्होंने इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा है, और डॉक्टर उपेंद्र नाथ जी ने इसे विष्णु ध्वज नाम दिया, किसे, विजय स्तंभ को। पौराणिक देवी देवताओं का अमूल्य जो कोश है वो इसे गौरी शंकर ओझा जी कहते हैं। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान जो BSER है दोस्तों, जहां से आपने 10वीं की है, उसके जो प्रतीक चिन्ह हैं आपकी मार्कशीट पे देखिएगा, उसमें भी विजय स्तंभ बना हुआ है, उसमें भी विजय स्तंभ बना हुआ है। और दूसरा किसमें है, जो राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है उसमें है। दोस्तों एक टेबल के माध्यम से मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि आपको ये साके हमेशा याद रहें। पहला जो साका है दोस्तों वो कब हुआ था, 1303 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1303 ईस्वी में। इस समय जो शासक थे बटनेर दुर्ग के वो कौन थे, रावल रतन सिंह थे। आक्रमण हुआ दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का, और 26 अगस्त का दिन आया दोस्तों। इसमें क्या है, जो रानी पद्मिनी है इनके द्वारा सामूहिक रूप से महिलाओं के साथ 26 अगस्त के दिन जो अपना प्राणों की आहुति दी गई थी या जोहर किया गया था। जो रावल रतन सिंह के सेनापति थे दोस्तों गोरा व बादल, वो भी इसी दिन क्या है वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इस युद्ध का जो वर्णन है दोस्तों अपने को तारीख ए अलाई में मिलता है, जो अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। ये बस इससे संबंधित केवल 5 चीजें, कौन कौन सी, ये जो 5 चीजें हैं आपको यही याद रखनी है दोस्तों, और इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये 5 चीजें आप याद रखिए। अगला जो साका है दोस्तों ये कब होता है, 1535 ईस्वी में। इस समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग के शासक विक्रमादित्य जी थे। जो आक्रमण होता है वो बहादुर शाह का होता है, और दिन आता है दोस्तों 8 मार्च का, जिसमें क्या है रानी कर्मावती व जवाहर बाई के द्वारा जोहर किया जाता है। इस जो युद्ध का वर्णन है दोस्तों अपने को वीर विनोद जो श्यामल दास जी के द्वारा लिखी गई है
उस ग्रंथ में अपने को देखने को मिलता है। तीसरा साका दोस्तों 1568 ईस्वी में होता है। इस समय जो दुर्ग के शासक थे वो महाराणा उदय सिंह थे, परंतु 68 में ही उन्होंने क्या है कार्यभार जयमल राठौड़ को संभला दिया था और आक्रमण करता थे दोस्तों अकबर। 25 फरवरी का दिन दोस्तों और रानी फूल कंवर के द्वारा जोहर किया जाता है तीसरे साके में। कब? 25 फरवरी 1568 को। जयमल व पत्ता भी इसी दिन वीर गति को प्राप्त होते हैं। इस युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? अकबरनामा में मिलता है, जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों जोहर मेला चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हर वर्ष बढ़ता है, जो चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन आयोजित किया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। जोहर मेला किस दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन बढ़ता है। आगे है दोस्तों किले से संबंधित जो प्रमुख जल स्रोत हैं। सबसे पहले है कुकड़ेश्वर का कुंड व कुंडेश्वर का मंदिर। किदवंतियों के अनुसार ये दोनों निर्माण महाभारत कालीन है तथा पांडव पुत्र भीम से जुड़े हुए हैं। अगला जो कुंड है दोस्तों या तालाब है, ये रत्नेश्वर तालाब है। यह तालाब महाराणा रतन सिंह ने बनवाया था। भीमलत कुंड, यह कुंड दोस्तों किदवंतियों के अनुसार पांडव भीम द्वारा निर्मित है। चित्रांग मोरी तालाब, यह चित्रांग मौर्य द्वारा बनवाया गया था। गोमुख कुंड, समिदेश्वर मंदिर के पास यह पवित्र कुंड स्थित है। और अंतिम है अपना पद्मिनी तालाब। पद्मिनी महल के पास जो पद्मिनी तालाब बना हुआ है, जो जल का प्रमुख स्रोत था दोस्तों। आगे है चित्तौड़ी बुर्ज व मोहर मगरी। दोस्तों दुर्ग का जो अंतिम दक्षिणी बुर्ज है, इसे चित्तौड़ी बुर्ज कहा जाता है। इस बुर्ज के नीचे एक छोटी सी पहाड़ी है, जो एक कृत्रिम टीला है। कृत्रिम टीले का मतलब ये इंसानों के द्वारा बनाया गया है। किसने बनाया था? 1567 में जब अकबर आक्रमण करता है दोस्तों इस किले पर, तो एक मजदूर को एक तागरी, देसी भाषा में बताने के लिए मैं आपको यहाँ पर बट्ठल शब्द का प्रयोग करना चाहूंगा कि जो मिट्टी का एक बट्ठल रखेगा या इस टीले को बनाने के लिए डालेगा, उसे क्या है एक मोहर दी जाएगी। यानी कि एक एक मोहर देकर एक एक तागरी के बदले अकबर ने यह कृत्रिम टीला बनवाया था, जिससे क्या है वो अपनी तोप इस टीले पर रख सके और किले के अंदर हमला कर सके। हयून केसन का कथन है दोस्तों कि चित्तौड़ के सुनसान परित्यक्त किले में विचरण करते समय मुझे ऐसा लगता है कि मानो मैं किसी भीम काय जहाज की छत पर चल रहा हूं। चित्तौड़ दुर्ग को दोस्तों 21 जून 2013 में यूनेस्को विश्व सूची है जो या यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। कब? 21 जून 2013 को। 2018 में दोस्तों इस किले पर 12 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। फोर्ट फेस्टिवल दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में फरवरी 2019 को पहला फोर्ट फेस्टिवल आयोजित हुआ था। उसके बाद दूसरा जो फोर्ट फेस्टिवल है वो 3 से 5 जनवरी के मध्य 2020 में हुआ। तीसरा फोर्ट फेस्टिवल 12 से 13 मार्च 2021 को चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर होता है। अब अंतिम है दोस्तों अपना चित्तौड़गढ़ का अभिलेख 971 ईस्वी। यह अभिलेख दोस्तों चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ था, परंतु वर्तमान में यह अहमदाबाद में संग्रहित किया गया है। इसमें चित्तौड़ के तत्कालीन शासक नरवर्मा द्वारा महावीर जिनालय के निर्माण का उल्लेख मिलता है। इस प्रशस्ति में देवालयों में स्त्रियों के प्रवेश को निषेध बताया गया है। यह राजस्थान का एकमात्र शिलालेख है जिसमें स्त्रियों के प्रवेश को देवालय में निषेध बताया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन सा शिलालेख? चित्तौड़ का शिलालेख या चित्तौड़ अभिलेख है जो दोस्तों। चित्तौड़ से संबंधित दोस्तों कविताएं हैं।
पूजन कविता दोस्तों श्याम नारायण पांड्या के द्वारा लिखी गई थी। गोरा और बादल पंडित नरेंद्र काशी ने लिखी थी। गोरा बादल पद्मिनी चौपई दोस्तों हेमरतन जी ने लिखी थी। दोस्तों इस तरीके से वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप वीडियो पर कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों पीडीएफ नोट्स के लिए मैंने आपको बता दिया है, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें जीके से जॉब तक की। वहां से आप जो पीडीएफ नोट्स है वो खरीद सकते हैं और उनका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।